इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता। इतिहास चुपचाप फैसले लेता है और जब फैसले लेता है तो बड़े बड़े नाम भी मिट्टी में मिल जाते हैं। एक नेता जिसके पास बाला साहब ठाकरे का नाम, लेगेसी, क्राउड, एग्रेशन सब कुछ था, आज अपनी ही जमीन पर टिक नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसके पास ना सरनेम था, न सत्ता, न विरासत, लेकिन आज पूरा देश उसका नाम जानने लगा है। बात कर रहे हैं राज ठाकरे वर्सेस अन्नामलाई। एक हार और एक उभार, लेकिन सवाल ये है ऐसा हुआ कैसे, और यही असली कहानी है। कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। राज ठाकरे की कहानी को समझने के लिए हमें 1960 के महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा। उस दौर में मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं थी, वो एक इंडस्ट्रियल बैटलफील्ड था। मिल वर्कर्स, ट्रेड यूनियंस, लेफ्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट पूरी राजनीति पर कंट्रोल करते थे और सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। और इसी माहौल में एंट्री होती है बाला साहब ठाकरे की। बाला साहब कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक कार्टूनिस्ट थे, लेकिन उनके कार्टून्स सत्ता को हिला देते थे। उन्होंने देखा कि मराठी समाज को अपने ही राज्य में खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, तो यहीं से जन्म हुआ शिवसेना का 1966 में। शुरुआत मराठी मानुस से हुई, भाषा, रोजगार, पहचान, लेकिन बाला साहब यहीं नहीं रुके। बाला साहब ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, सिर्फ लैंग्वेज पॉलिटिक्स से न महाराष्ट्र चल सकता है और ना ही देश। धीरे धीरे उनका फोकस बदला और मराठी पहचान से आगे बढ़कर हिंदू आइडेंटिटी और हिंदुत्व उनकी विचारधारा बन गई। कश्मीरी पंडित्स का मुद्दा हो और उनको बसाने के लिए जमीन देना, राम मंदिर का आंदोलन हो और बाबरी डिमोलिशन, बाला साहब कभी एम्बिग्युइटी में नहीं रहे। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और खुले तौर पे कहा, जो किया हमने किया। यही क्लियरिटी उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनाती है और इसी विचारधारा से बड़े होते हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे को राजनीति सीखने की जरूरत नहीं थी। नाम था, मंच था, कार्यकर्ता थे, क्राउड पुल था। उनका बोलने का स्टाइल, उनका एग्रेशन, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बाला साहब की याद दिलाता था। लोग मान चुके थे नेक्स्ट ठाकरे यही हैं। लेकिन आया 2005। शिवसेना का बंटवारा किसी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं हुआ, ना जनता की मांग थी, ना कोई आंदोलन। ये था ईगो और पर्सनल एम्बिशन का टकराव। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी और बनाई एमएनएस। शुरुआत में लोगों को उम्मीद था नई शिवसेना, नया अवतार, लेकिन यहीं से शुरू हुआ गलत फैसलों की एक लंबी श्रृंखला। आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन एमएनएस की राजनीति का हिस्सा बन गया। एमएनएस की पॉलिटिक्स धीरे धीरे हिंदुत्व से हटकर सिर्फ लोकलाइज्ड एंगर बन गई और नॉर्थ इंडियन को टारगेट करना हो, लैंग्वेज बेस्ड वायलेंस करना हो, सड़क पर डर का माहौल बनाना हो, ये चीजें एमएनएस की पहचान बन गई। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी, ये शक्ति सेलेक्टिव थी। मुस्लिम इलाकों में वही एग्रेशन नहीं, यही जनता ने समझ लिया। ये आइडियोलॉजी नहीं, सिर्फ ऑफेंस है। 2009 में थोड़ी इलेक्टोरल सक्सेस मिली, लेकिन ये शिवसेना के वोट बटने की वजह से थी, न कि एमएनएस के पॉपुलरिटी की वजह से। मराठी भाषेला विळखा पडतोय आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता, इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? कानफट इथंच बसणार। एमएनएस हमेशा पिछड़ी रही। उसके पास ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं हुआ, ग्राउंड वर्क नहीं हुआ, सिर्फ बयान और हेडलाइंस में पार्टी चलती रही। राज ठाकरे का इंस्टांस बार बार बदलता रहा, कभी मोदी सपोर्ट, कभी साइलेंस, कभी हिंदुत्व। वोटर कंफ्यूज हो गया और उसी वक्त उद्धव ठाकरे ने भी पलटी मारी और आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया। राम मंदिर से दूरी हो, सीए एनआरसी पे एम्बिग्युइटी, पालघर साधुओं पर कमजोर प्रतिक्रिया और कोई ठोस कदम न उठाना, ठोस कार्यवाही नहीं करना। बाला साहब का नाम कुछ समय तक शिल्ड बना रहा, लेकिन आइडियोलॉजी से दूरी उस शिल्ड को भी तोड़ दिया। मशिदींबंद हे मौलवी जर समजा यांना फतवे काढत असतील की यांना मतदान करा म्हणून, मग आज राज ठाकरे तुम्हाला आज फतवा काढतो। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मुरलीधर मोहोळ असतील, भारतीय जनता पक्षाचे काही अजून इतर कुठचे, शिंदेचे, अजित पवारांचे जे उमेदवार असतील, त्याला भरघोस मतांनी मतदान करा। डिजिटल गाव म्हणे, तिथल्या नागरिकांना माहितीही नाही काय चाललंय। हे ज्या वेळेला पंतप्रधान झाले त्याच्यानंतर एक म्हणे फतवा काढला, यांनी नरेंद्र मोदीने एक फतवा काढला की या देशातल्या प्रत्येक
खासदारांनी एक गाव दत्तक घ्यायचं. प्रत्येक खासदाराने एक गाव दत्तक घ्यायचं आणि ते स्वतःचा जो तुमचा काय तो खासदार फंड असतो त्या खासदार फंडामधनं ते गाव व्यवस्थित चांगलं नीट करायचं. आठवते ही योजना तुम्हाला? आपण आता नरेंद्र मोदींनी जे दत्तक गाव घेतलं ना ते बघूया. 2019 असेंबली इलेक्शन सिर्फ एक सीट, 2024 लोकसभा में नलवटा सन्नाटा. बीएमसी जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी पार्टी मार्जिनल हो गई. पैन इंडिया अपील तो पूरी तरह ही खत्म हो गई और ठीक उसी वक्त देश के दक्षिण में एक बिल्कुल अलग कहानी शुरू हो रही थी. अन्नामलाई किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आए. वो थे आईपीएस ऑफिसर. ग्राउंड पर काम किया, विलेजेस देखे, लॉ एंड ऑर्डर संभाला. लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली, सिस्टम को अंदर से सुधारा जा सकता है और बदलाव पॉलिसी से आता है. उन्होंने आईपीएस छोड़ी, रिस्क लिया और चुना किसको? बीजेपी को. साउथ में बहुत सारी पार्टियां थी उनको रख सकती थी, बट उन्होंने चुना बीजेपी को. जब बीजेपी तमिलनाडु में वीक मानी जाती थी. Clear, people want a triple engine government. If you look at Chennai, it is DMK at the top, BJP. Bangalore, Congress, BJP. Hyderabad, Congress, BJP. Here we are looking at the only city in our country where a triple engine sarkar is possible. Modi ji at the center, Devendra Fadnavis at the state, and the BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. And this city has got a budget of 75,000 crore, not a small money. अन्नामलाई ने पॉलिटिक्स ग्राउंड से शुरू की. कोई बड़ा पोस्ट नहीं, कोई पावर नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं. उन्होंने सवाल उठाए, हिंदू टेम्पल्स पर गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों? सनातन को गाली क्यों? फेथ को डिजीज क्यों कहा जाता है? बिना किसी कम्युनिटी को टारगेट किए, बिना भाषा का अपमान किए उन्होंने साफ कहा, तमिल होना और हिंदू होना एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं. राम मंदिर हो, सनातन धर्म हो, नेशनल यूनिटी का मामला हो, उनका स्टैंड हमेशा क्लियर रहा. अन्नामलाई की बात तमिलनाडु से बाहर पहुंचने लगी. बिकॉज लैंग्वेज हेट नहीं, स्टेट सुपरियोरिटी नहीं, यूनिटी प्लस डेवलपमेंट. So though it is an opportunity for me in this platform to talk about the vision that we have for Tamil Nadu, at the same time I'm talking about the lacuna and the problems that the state is currently having. That is why we are very, very clear. Day one, when Lord Venkateshwara gives us the opportunity for NDA to come to power, we want to remove this illegal act and free all the 44,121 temples free from HRNC. Then just imagine the kind of temple economics we will be able to generate. The money that temples can generate, temples with the money in Tamil Nadu, the kind of hundi collection that happens, it can run all the government schools around the temple, it can run. It can take care of all the civic infra of that particular city. It can run engineering schools. It can also run centers of excellence for science. That is the kind of revenue, even at the mismanaged level, Tamil Nadu temples are able to generate. That is why it is so heartening for us to see when there is an Ayodhya, temple economics wise, when it makes sense. When Kashi Vishwanatha temple, temple economics wise, when it makes sense. When Ujjain, temple economics wise, when it makes sense. It gives a lot of confidence for a common man. Even 70, 80 years of Dravidian political brainwashing, they will get that confidence seeing every time somebody travels to Kumbh Mela. Every time they see the meticulous organization that is happening. Every time they see 60, 70 crores of people coming there, very peacefully going out. Every time when people see that, their faith on Sanatana Dharma, especially for the youngsters, will keep increasing. Because it is very important in this age and time where everything is questioned. For everything, people want a science rationality. Seeing is believing. Seeing is believing. Only when people go and see how temples are beautifully managed, no semblance of VIP control, everybody treated fairly and equally, everybody standing in the queue even for 30 minutes, but somebody not bypassing the queue simply because he's a VIP, then it reinstills a lot of faith in Sanatana Dharma that everybody is treated equally and everybody will go there equally. मुंबई के रैलीज में आप देख सकते हो, अभी म्युनिसिपल इलेक्शन हुए हैं, उनकी डिमांड बढ़ चढ़ कर थी. नेशनल डिबेट्स हो, यूथ कनेक्ट हो, उन्होंने यूथ से भी कनेक्ट किया. राज ठाकरे उस टाइम इमोशनल आउटरेज में थे. अन्नामलाई पॉलिसी और विजन में डिफरेंस साफ दिखने लगा. अभी रिजल्ट आया है, आप लोग महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिजल्ट देख सकते हो. आज की पॉलिटिक्स बदल चुकी है. यूथ अब विजन देखता है, क्लियरिटी देखता है, फ्यूचर देखता है. लैंग्वेज बेस्ड हेट आज इंडिया में वर्क नहीं करता है. हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट ही चलेगा. राज ठाकरे पास्ट में अटके रहे, अन्नामलाई फ्यूचर की बात करते हैं. इतिहास नाम नहीं देखता, इतिहास लाइनेज नहीं देखता, इतिहास देखता है क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी, कॉरेज.
राज ठाकरे के पास सब कुछ था लेकिन डायरेक्शन नहीं। अन्नामलाई के पास कुछ नहीं था सिवाय कन्विक्शन के, और यही फर्क आज के इंडिया को डिफाइन कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या अन्नामलाई वाकई इंडिया के नेक्स्ट पैन इंडिया लीडर बन सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।